हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का। चैप्टर 7 का नाम है हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। सबसे पहले हम समझते हैं मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। तो कोई भी सपोज करिए हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे बीमारी या रोग क्या होते हैं, बीमारी या रोग के कारण क्या होते हैं, किन किन कारणों से बीमारियां जो है पैदा हो सकती है, और टाइप्स ऑफ डिसीज यानी कि बीमारियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, किन के कारण से हो सकती है। यानी आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा जो डिसीज या बीमारी है इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा हम बेसिक से यहां पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीमारी या रोग की। तो मान लीजिए कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि मेंटली और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी दोनों तरह से अगर वो क्या है व्यक्ति ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब क्या है कि अगर उसके अंदर कोई असामान्यता नहीं है, कुछ विकृति नहीं है। फिजिकली का मतलब है कि पूरी बॉडी आपकी होगी, पूरी बॉडी में अगर कहीं पर भी विकृति उत्पन्न नहीं है, और इसके अलावा मेंटली भी अगर मेंटली यानी दिमागी तौर से भी अगर कोई विकृति या संक्रामकता हमारे दिमाग में नहीं फैली है, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, या आप ऐसा कह सकते हैं, आप डेफिनेशन के तौर पे देखें तो बीमारी या रोग जो है यह एक ऐसी दशा या एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से यानी संरचनात्मक रूप से भी और मानसिक रूप से भी वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है या अनियमित हो जाता है। अब सपोज करिए कोई व्यक्ति है, वो शारीरिक रूप से कहीं पर भी अगर उसके शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो गई, तो शरीर अगर विकृत हो गया या सामान्य की जगह अनियमित हो गया, तो यही क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। अब वो कौन सी बीमारी होगी वो अलग अलग लक्षणों के ऊपर डिपेंड करता है, पर आपको बस इतना समझना है कि बीमारी या रोग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से यानी संरचनात्मक पूरे शरीर में और पूरा मेंटली यानी कि माइंडली या आप कह सकते हैं जो मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अनियमित है या कि विकृत उत्पन्न हो गया उसके अंदर, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं कि वह बीमार हो गया है। तो कुल मिलाकर के बीमारी या रोग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंदर संरचनात्मक और जो मानसिकता होती है पूरी तरह से विकृत हो जाती है या उसमें असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बीमारी या रोग कहते हैं या डिसीज कहते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि बीमारी एक्चुअल में है क्या। तो कोई भी अगर व्यक्ति है या बीमारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति संरचनात्मक रूप से और पूरा का पूरा मेंटली यानी कि पूरा का पूरा दिमागी तौर से या कार्यात्मक रूप से आप कह सकते हैं उसमें अनियमितता आ गई है या कि विकृति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे रोगी व्यक्ति, यानी इस दशा को हम बोलते हैं रोग या बीमारी। तो रोग या बीमारी सबसे पहले तो आपने इसका डिफिनेशन देखा। अब हम यहां पे बात करेंगे कि जो हमारा पूरा का पूरा रोग या बीमारियां होती है इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से बीमारियां जो है उत्पन्न होती है। तो यहां पे हम 6 से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट कारण आपको बताएंगे जिनके कारण आप देखेंगे कि आमतौर पे कोई भी अगर बीमारी है तो उनके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। मतलब यही ऐसे कारण है जिनके कारण बीमारियां या रोग जो है डेवलप होते हैं या उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है जैविक कारक या कि रोगाणु। रोगाणु आपको सबसे पहले समझना है। रोगाणु को आप एक प्रकार से एंटीजन की संज्ञा भी दे सकते हैं, एंटीजन भी आप कह सकते हैं। तो देखिए रोगाणु क्या होते हैं, कोई भी ऐसा बाहरी पदार्थ या ऐसा कोई भी सूक्ष्म जीव जो कि हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे अंदर जाने के पश्चात हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, ऐसे जीवों को या ऐसे पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, रोगाणु या एंटीजन कहते हैं या हम रोग कारक कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो कारक है वो हमारा क्या है, जैविक कारक यानी कि रोगाणु। तो रोगाणु का मतलब है कोई भी बाह्य सूक्ष्म जीव जो कि हमारे शरीर के अंदर जाता है और रोग उत्पन्न करता है, उसी को हम बोलते हैं रोगाणु, या आप पैथोजन कह सकते हैं या आप एंटीजन कह सकते हैं या आप रोग कारक कह सकते हैं। तो आपने देखा कि रोगाणु होते क्या है, तो कोई भी ऐसे जीव जो कि शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, एक्चुअल में सूक्ष्म जीव ही होते हैं ज्यादातर। तो कोई भी सूक्ष्म जीव जो कि शरीर के अंदर जाकर के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रोगाणु। और ये रोगाणु जब शरीर के अंदर आक्रमण करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोगाणुओं का हमारे शरीर में जब प्रवेश होता है, तो रोगाणुओं का हमारे शरीर में जब प्रवेश होता है इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई भी हमारे पास सूक्ष्म जीव है, फॉर एग्जांपल सूक्ष्म जीव कोई भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे सूक्ष्म जीव में जीवाणु हो सकता है, इसके अलावा वायरस हो सकता है, क्या हो सकता है, वायरस यानी कि विषाणु हो सकता है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये रोगाणु कहलाते हैं। और जब रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं।
अब दूसरा जो कारण आपको समझना है वो है हमारा रासायनिक कारण यानी कि केमिकल फैक्टर। तो जैविक कारक तो आपने समझ लिया, मतलब जैविक कारक के अंतर्गत सीधी सी बात है कि सूक्ष्म जीव आते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के रोग उत्पन्न करते हैं, इनको हम बोलते हैं रोगाणु या एंटीजन। चलिए, दूसरा हमारा है रासायनिक कारक यानी कि केमिकल फैक्टर। रासायनिक कारक का सीधे से मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ, जो कि कई सारी बीमारी या रोगों को उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे शरीर में हम लोग मूत्र उत्सर्जित करते हैं यूरिया के फॉर्म में, तो जो यूरिया होती है एक्चुअल में यूरिया किससे मिलकर बनी है? केमिकलों से मिलकर के ही तो बनी है। यूरिया का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है? यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2 ये होता है यूरिया का फार्मूला। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? केमिकल ही तो है। तो कुल मिलाकर के रासायनिक पदार्थ ही तो हो गए, रासायनिक पदार्थों से मिलकर के ही तो यूरिया बना है। तो ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर जो यूरिया बना है, या इसके अलावा आप देखे होंगे जैसे पक्षियां जो होती है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं। तो जैसे शरीर के अंदर यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गई, ये सभी के सभी रासायनिक पदार्थ हैं जो कि शरीर में अगर ज्यादा देर तक रह जाएंगे तो शरीर में क्या उत्पन्न कर देते हैं? कई सारी बीमारियों को पैदा कर देते हैं, या कई सारे रोगाणुओं को पैदा कर देते हैं, या कई सारे रोगों को पैदा कर देते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि रासायनिक कारक जो होते हैं इसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थ आते हैं, या रासायनिक पदार्थों से बनने वाले कारक आते हैं, जैसे कि यूरिया हो गई आपका, और इसके अलावा यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल हो गया आपका, यूरिया हो गया आदि। तो देखिए, कुछ रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि यूरिक अम्ल और यूरिया। तो ये ऐसे कई सारे, इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने तो यहां पे केवल 2 ही एग्जाम्पल लिया है। तो बहुत सारे ऐसे शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ हैं जो कि अगर ज्यादा समय तक हमारे शरीर के अंदर रह जाएंगे रासायनिक पदार्थ, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं, बीमारियों को पैदा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी केमिकल फैक्टर होते हैं या रासायनिक कारक होते हैं। तो ये रासायनिक कारक भी रोगों को उत्पन्न करने की वजह बन सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी जो बात कह रही है, तीसरा है फिजिकल फैक्टर यानी कि भौतिक कारक। अब भौतिक कारक क्या कहलाएगा? फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत यानी भौतिक कारक के अंतर्गत कैसी चीजें आएंगी? जैसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गई, इसके अलावा ध्वनि हो गई। ये सभी अगर अत्यधिक मात्रा में बढ़ या घट जाएं तो भी ये हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया। अब अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर अचानक से गिर जाए या कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए, जैसे मानव शरीर का टेम्परेचर आप देख लीजिए, अगर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है मतलब हम ठीक हैं, लेकिन जैसे ही फ़ारेनहाइट में बढ़ेगा मान, तो फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में अगर आप तापमान को मापते हैं तो अगर आपका लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर तापमान है बॉडी का, मतलब बॉडी ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अगर 42-43 डिग्री पहुंच गया आपका तापमान, टेम्परेचर, तब तो ऐसी स्थिति में ज्यादा तीव्र गति से बुखार आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि तापमान अगर बढ़ता है तो हमारे शरीर में के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर तापमान बहुत कम ही हो जाएगा, जैसे ठंडी में मान लीजिए क्या होता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, तो ठंडी में जब तापमान कम हो जाएगा तो उससे होगा क्या? बहुत सारे लोग तो ठंड से ही मर जाते हैं। आप देखे होंगे पिछले साल ही आप लोगों ने देखा कितने सारे लोग ठंडी की वजह से, बिहार और यूपी में बहुत सारे लोग खत्म हो गए ठंडी की वजह से। तो अगर टेम्परेचर अचानक कम होता है, ठंडी में जब बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, तो ऐसे में भी हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये तो टेम्परेचर की बात हुई। अब दाब की बात करें यदि, या इसके अलावा हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि भी आपको पता है कि अगर एक लिमिट में डेसिबल की ध्वनि अगर आप सुनते हैं तो आप ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर ज्यादा तीव्र गति की ध्वनि अगर आप सुनेंगे तो उससे आपके कान भी बहरे हो सकते हैं। मतलब तरह तरह की समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती है ज्यादा तीव्र गति से आवाज सुनने में। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी भौतिक कारक होते हैं। अगर ये अपने नियमित लिमिट से ऊपर या कम हो जाते हैं तो ये शरीर में दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि बीमारी या रोग को जन्म दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला हमारा कारक है यांत्रिक कारक यानी कि मैकेनिकल फैक्टर। यांत्रिक कारक के अंतर्गत देखिए सिंपल सी चीज है। यांत्रिक कारक के अंतर्गत ऐसी चीजें आएगी, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग गई, या किसी व्यक्ति का दुर्घटना स्थल हो गया, दुर्घटना हो बस हो गई, या कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई भी वायरस या कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो भी वो क्या करेगा, रोग उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर कहीं पे चोट लग गई, बाई चांस अगर लोहा वगैरह भी शरीर के टच में आ जाता है तो आप क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए समय से टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाए तो टिटनेस रोग हो सकता है। मतलब कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना स्थल पे दुर्घटनाग्रसित हो जाता है, ब्लड बाहर निकल आता है,
तो कुल मिलाकर के चोट लगने पर या दुर्घटना होने पर भी बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। ये कारक कहलाते हैं आपके यांत्रिक कारक। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कारक है जो कि नॉर्मल सा है, आप आसानी समझ सकते हैं, पौष्टिक तत्वों की कमी। आप देखे होंगे कि अगर जिस व्यक्ति को बराबर मात्रा में पोषक आहार यानी कि पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, या कि इसके अलावा उसका शरीर विकृत हो जाता है, शरीर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, शरीर डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जैसे कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, वसा हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गया, मिनरल्स हो गए। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी एक से इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं जिनकी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित शरीर के लिए अनिवार्य है। लेकिन अगर इनकी उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो भी व्यक्ति के अंदर कई सारी रोग जो है या कई सारी विकृतियां जो है उत्पन्न हो सकती है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे रोग, जैसे प्रोटीन की भी अगर कमी हो गई तो क्वाशियोरकर मुरम्मस रोग, इस प्रकार से कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हार्मोन्सों की भी अगर मान लीजिए कमी हो गई तो अभी आप देखेंगे ये भी कारण अभी आप देखेंगे हार्मोन्सों की कमी से भी हो गए। तो कुल मिला के अगर पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, इत्यादि तत्वों की अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब शरीर में कई सारे रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा पदार्थ की अधिकता, अभी तो आपने देखा था कि कमी, लेकिन मान लीजिए कुछ पदार्थ हमारे शरीर के अंदर अगर अधिक मात्रा में डेवलप हो जाएं तो इससे भी हमारे शरीर को समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए कई सारे आप देखेंगे कि हार्मोन्स ऐसे होते हैं, या इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे पोषक तत्व ही ऐसे होते हैं या पोषक पदार्थ ही ऐसे होते हैं जिनकी अगर एक लिमिट से शरीर में आवश्यकता से अधिक अगर ये बन जाते हैं तो भी हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा है, उसके अंदर अगर वसा ज्यादा मात्रा में डेवलप हो गया, ज्यादा विकसित हो गया है, ज्यादा लिपिड उसके अंदर उपस्थित हो गई है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत सारे डिसीज आप देखेंगे कि पैदा हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे लिपिड की मात्रा ज्यादा हो गई, उसी प्रकार किसी भी चीज की, किसी पोषक पदार्थ की या किसी हार्मोन्स की अगर मान लीजिए ज्यादा मात्रा में अधिकता हो जाती है तो ऐसी हालत में भी आप देखते हैं क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है कि हमारे शरीर में सेकेंडरी ग्रोथ करता है, एक प्रकार से द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है किसी भी मेल के अंदर। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन भी बाहर से लेते हैं। अब वो इंजेक्शन क्यों लेते हैं, मसल्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ज्यादा मात्रा में लिया गया तो उससे नस भी फट सकती है, यानी मसल्स आपकी फट भी सकती है। तो आपको यह नहीं सोचना है कि टेस्टोस्टेरोन से हमारी मसल तो ग्रोथ होगी, मसल फटने का भी चांस उतना ही है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा तो होगा क्या, इससे क्या होगा कि आपकी विकृति उत्पन्न हो जाएगी, मसल्स भी फटने लग सकती है, तो कई सारे रोग भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर पदार्थों की अधिकता हो गई है, हार्मोन्सों की या पोषक पदार्थों की अगर अधिकता भी हो जाए तो भी हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सभी कारण है, ये सभी के सभी हमने यहाँ पे इंपोर्टेंट 6 कारण ऐसे आपको बताए जिनके कारण रोग या बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकती है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, जैविक कारक यानी कि रोगाणु देखा। इसके बाद हमने रासायनिक कारक देखा। इसके अलावा हमने यांत्रिक कारक देखा, भौतिक कारक देखा। पोषक तत्वों की कमी से भी रोग उत्पन्न होते हैं, और अगर पदार्थ की अधिकता हो गई हमारे शरीर के अंदर तो भी हमारे शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे बीमारियों के प्रकार। मेन बीमारियां जो होती है मुख्य रूप से आप देखेंगे बीमारियों के प्रकार की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीमारियां मेन 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जन्मजात या अनुवांशिक रोग, जिसको कह सकते हैं आप जन्मजात, यानी कि जो कि जन्म से ही आपके अंदर रोग जो है या बीमारी जो है उपस्थित रहेगी, उससे हम बोलेंगे जन्मजात बीमारी या जन्मजात रोग। दूसरा है उपार्जित रोग। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जन्मजात रोग यानी कि कॉन्जेनाइटल डिसीज क्या होती है। तो कॉन्जेनाइटल डिसीज या जन्मजात रोग की यदि हम बात करते हैं तो इसे हम एक्चुअल में अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। तो हमारा जो जन्मजात रोग होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि जन्मजात रोग का मतलब है कि ऐसे रोग हमारे शरीर के अंदर जन्म से ही मौजूद होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो जन्म से ही उस बच्चे के अंदर ये रोग रहेगा। और ये रोग को हम अनुवांशिक रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी भी अनुवांशिक रोग जो है या जन्मजात रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। तो ये अनुवांशिक रोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी संचरित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज याद रखना है कि ये पूरे के पूरे जो जन्मजात रोग होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो दोनों चीजें आपको पता हो गई होगी। जैसे आप देख सकते हैं जो अनुवांशिक रोग होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोगों के नाम आपको याद रखना है, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन्स सिंड्रोम हो गया। इसके अलावा जीनों में अगर मान लीजिए उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसको कि हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या में अगर कमी या अधिकता आ गई
तो उससे कई सारे सिंड्रोम रोग आप पढ़े हैं, ये शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपका क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। ये सारे के सारे सिंड्रोम जो है अनुवांशिक रोग होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है चैप्टर 4 में, अनुवांशिकी वाले चैप्टर में, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि पूरे के पूरे जो वर्णांधता रोग है, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस डिसीज है, और इसके अलावा जो हीमोफीलिया रोग होता है, ये दोनों ऐसे रोग हैं जो कि जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। तो जीनों में अगर परिवर्तन हो जाता है, आपने देखा था कलर ब्लाइंडनेस में कि हीमोफीलिया का अगर अप्रभावी जीन सी अगर उपस्थित हो जाता था, तो ये सी जीन के कारण आपने देखा था वर्णांधता रोग उत्पन्न हो जाती थी। उसी प्रकार हीमोफीलिया में आपने देखा था कि अप्रभावी एक एच जीन होता है, जो अगर उपस्थित हो जाता था तो व्यक्ति जो है हीमोफीलिक हो जाता था। तो यानी अगर कोई जीनों में परिवर्तन के कारण होने वाले रोग हैं, जैसे वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से अगर होने वाले कोई रोग हैं, तो ये अनुवांशिक रोग होते हैं। एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होंगे, पर हो सकते हैं। और जन्मजात रोग हैं तो ये रोग शरीर के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होते हैं। बहुत सारे रोग हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर जो है 6 उंगली निकल आती है, तो बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं जो कि आपको कॉमन सा देखने को मिलेगा, जो कि जन्म से ही उस व्यक्ति के अंदर उपस्थित होते हैं। तो जन्मजात रोग का मतलब है, कंजेनाइटल डिसीज का मतलब है कि ये रोग किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होंगे। अनुवांशिक रोग होते हैं एक प्रकार से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये जा सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उपार्जित रोग की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक्वायर्ड डिसीज, मतलब ये ऐसे रोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से तो उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, अब उसके जन्म से लेकर के जब तक उसकी जीवन अवधि है, यानी कि लाइफ स्पैन है, तब तक के बीच में अगर किसी भी अवस्था में उसके अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के रोग को हम बोलते हैं उपार्जित रोग। मतलब पहले से जन्म से हमारे शरीर के अंदर ऐसे रोग उपस्थित नहीं रहते हैं, ये जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में ये रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगों को हम बोलते हैं उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिसीज। एक चीज आपको और याद रखना है कि जो भी उपार्जित रोग होते हैं ये अवंशानुगत होते हैं, यानी वंशानुगत नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। किसी भी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए केवल एक व्यक्ति को मान लीजिए अगर रोग है, अब अगर वो व्यक्ति जब खत्म हो गया, उसके खत्म होने के बाद वो रोग वहीं पर डिसीज जो है खत्म हो जाएगी, वो अनुवांशिक रोग नहीं है। तो उपार्जित रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर पिताजी के अंदर कोई रोग है तो वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अनुवांशिक रोग नहीं होते हैं उपार्जित रोग। तो एक चीज आपको माइंड में बिठा लेनी है, अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो 2 अंतर तो आप इजीली बता सकते हैं। पहला अंतर आप क्या बताएंगे कि ऐसे रोग व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होते हैं, और आप बताएंगे उपार्जित रोग में कि ये रोग किसी व्यक्ति के अंदर जीवन के बाद अर्जित होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सिंड्रोम वगैरह के कोई सारे, और इसके भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि जो मेन बीमारी या डिसीज है वो 2 प्रकार की होगी, एक तो है जन्मजात और दूसरी क्या है, उपार्जित रोग। अब जो हमारा उपार्जित रोग है, ये उपार्जित रोग अब 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो इन्हें हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला रोग होता है संक्रामक रोग। क्या होता है? जो पहला रोग होगा वो होगा संक्रामक रोग कहलाता है, या संचारी रोग भी इसे कह सकते हैं। तो पहला जो रोग है वो है संक्रामक रोग, और दूसरा है असंक्रामक रोग या असंचारी रोग। तो जो हमारे उपार्जित रोग होते हैं, यानी कि जन्म के बाद किसी न किसी अवस्था में ये रोग व्यक्ति को ग्रसित करते हैं, तो ऐसे रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। क्या होते हैं? एक तो होते हैं संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। तो दोनों आपको यहां पे पूरा का पूरा देखना है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, और ये किनके कारण से फैल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संक्रामक रोग, जिसको कि हम संचारी रोग कहते हैं। तो संचारी या संक्रामक रोगों की बात करते हैं तो आप नॉर्मल तौर पे सुने होंगे कि जैसे संक्रमण हो गया, संक्रमण मतलब किसी एक व्यक्ति से पर्टिकुलर दूसरे व्यक्ति में चला गया। तो अगर एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में रोग ट्रांसफर हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं संक्रामक रोग। तो आप देख भी सकते हैं कि यह रोग किसी भी संक्रमित व्यक्ति से, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भोजन हो गया, अथवा किसी भी वाहक के माध्यम से ये रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संप्रेषित होते हैं। तो हमने भी आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके अंदर मान लीजिए कोई बीमारी या रोग है। अब अगर एक ऐसा रोग, जैसे मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अब उस स्वस्थ व्यक्ति ने क्या किया, कोई भी अगर संक्रामक व्यक्ति है, उस संक्रामक व्यक्ति का जूठा हुआ जल पी लिया,
या कि ऐसा भी हो सकता है कि वायु के माध्यम से भी संक्रमण हो जाए। जैसे आप देखेंगे वायरस अभी आपने देखा था ना, जैसे कोरोना वायरस छाया हुआ था इसके पहले, तो कोरोना वायरस में आपने देखा था कि मुंह के माध्यम से भी संक्रमण हो सकता था, उसका हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन हो सकता था, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल सकता था। इसीलिए मास्क लगाए आप लोग घूमते रहते थे दिन भर। तो देखिए विषाणु जनित जो भी रोग हैं या बैक्टीरियल रोग हैं, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, संक्रामक रोगों का मतलब क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित है और उस संक्रमित व्यक्ति का अगर आपने जूठा जल पी लिया या संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से वायु के माध्यम से वो वायरस पहुंच गया आपके बॉडी के अंदर, तो भी आपके अंदर डिसीज उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे भोजन, अगर संक्रमित व्यक्ति ने कोई भोजन खाया है और उसी भोजन को स्वस्थ व्यक्ति ने खा लिया तो ये रोग जो है उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी हो जाएगा। तो यानी संक्रामक रोग का मतलब है कि ऐसे रोग जो किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं किसी भी संक्रमित व्यक्ति से, तो ऐसे रोगों को हम बोलते हैं संक्रामक रोग। और संक्रामक रोगों का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर अगर एक व्यक्ति है तो उस एक व्यक्ति के जो कि संक्रमित है उस संक्रमित व्यक्ति से के किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर संक्रमित व्यक्ति ने किसी भी चीज का यूज किया है तो उसका यूज आपको नहीं करना चाहिए। तो आपने ये देखा कि संक्रामक रोग का सीधे से मतलब है कि कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति है रोगों से तो स्वस्थ व्यक्ति को उससे दूर रहना चाहिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वहां तक संक्रमण हो जाता है संक्रमित व्यक्ति से, तो संक्रमित व्यक्ति से अगर स्वस्थ व्यक्ति तक संक्रमण हो जाता है तो ऐसे रोगों को हम बोलते हैं संक्रामक रोग या हम संचारी रोग। संचारी का मतलब यह है कि ट्रांसफर हो जाए, संचारण हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो सीधी सी बात कि एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में रोग उत्पन्न हो जाता है तो यह रोग कैसा है, संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोगों के प्रकार देखते हैं। संक्रामक रोग किस किस प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोगों में से कुछ तो वायरल डिसीज हो सकते हैं, मतलब वायरस के कारण संक्रमण हो सकता है, उसके कारण भी बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। बैक्टीरिया के कारण भी संक्रमण हो सकता है, तो बैक्टीरिया के कारण भी बहुत सारे रोग हैं जो कि उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा कवक के द्वारा, फंगाई जो होता है, इसके द्वारा भी बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ प्रोटोजोअन डिसीज होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण भी बहुत सारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए इनके एक एक दो एग्जाम्पल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं विषाणु जनित रोगों की, तो विषाणु जनित रोगों में आप देखेंगे सबसे पहले जैसे मान लीजिए डेंगू रोग हो गया, वायरस के कारण होने वाले कई सारे रोग हैं। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डेंगू जो है, डेंगू तो बहुत ही खतरनाक रोग होता है, आपको पता है। हड्डी तोड़ बुखार इसे कहते हैं। कमर दर्द, जो भी जोड़े होते हैं, हड्डी वगैरह होते हैं, यहाँ पे पेशियों में बहुत तीव्र गति से क्या होता है, अचानक से दर्द होता है जो कि लगातार 5 से लेकर 7-8 दिनों तक बना रह जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक बार बुखार होने के पश्चात कुछ दिन बाद फिर से लौट आती है। तो डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी, एक प्रकार की बुखार होती है जो कि आप देखेंगे कि ये जो है एडीज एजिप्टी, या आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे ये जो रोग होते हैं, आप कह सकते हैं मादा टाइगर मच्छर जो होता है, उस मादा टाइगर मच्छर के काटने से ये रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए इसके अलावा आप पोलियो रोग देखेंगे। पोलियो भी क्या है, एक वायरल डिसीज है, वायरस के कारण होने वाला रोग है, पोलियो रोग हो गया। इसके अलावा सबसे खतरनाक रोग जो कि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में आपने क्या पढ़ा है, एड्स पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है, एड्स पढ़ा है आपने, जो कि एक यौन संक्रमित रोग होता है। इसके अलावा आपने चेचक पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने, चेचक, ये भी क्या है, वायरल डिसीज है। इसके अलावा चिकनगुनिया वगैरह हो गए, तो ये सब आप देखेंगे कि वायरल डिसीज है। क्या है, वायरल डिसीज है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसकी, जीवाणु जनित रोगों की, तो बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होकर के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवाणु जनित रोगों के भी कई सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, टिटनेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टिटनेस हो गया। इसके अलावा टाइफाइड हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड रोग हो गया, ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इसके अलावा आपका जो हैजा रोग होता है या कॉलेरा रोग, ये भी किसके कारण उत्पन्न होता है, ये भी आपका जीवाणु जनित रोग होता है। इसके अलावा और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सिफिलिस रोग आपने पढ़ा है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला क्या है, रोग है। तो जैसे मान लीजिए एक प्रकार का यौन संक्रमित भी रोग है। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने कई अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाया और किसी महिला के अंदर अगर सिफिलिस रोग है, तो इसका अगर बैक्टीरिया जो है इंजेक्ट हो गया या अंदर चला गया किसी मेल के अंदर, तो उस मेल के अंदर भी सिफिलिस रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सिफिलिस हो गया। इसके अलावा गोनेरिया रोग हो गया। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल कुछ हैं जिसके जीवाणु जनित रोग के, बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं।
और अगर बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो ये बैक्टीरिया जो है उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी रोग उत्पन्न कर देगा। यानी ये भी क्या है, एक प्रकार के संक्रामक रोग ही होते हैं। तो बैक्टीरिया के कारण जितने होने वाले रोग हैं ये भी क्या है, संक्रामक रोग हैं। अब इसके अलावा कवक के कारण होने वाले कुछ रोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसके। तो कवक के कारण कई सारे इंपोर्टेंट रोग हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा रिंग वार्म। क्या सुना होगा आपने? रिंग वार्म आपने नाम सुना होगा। तो रिंग वार्म जो है कवक के कारण जो है होने वाला एक डिसीज है। रिंग टाइप की आपके अंदर क्या बन जाएगी, एक प्रकार के दाद की टाइप की संरचना आपके अंदर बन जाएगी। रिंग वार्म के अलावा एथलीट फुट का नाम आपने सुना होगा, एथलीट फुट। तो ये भी क्या होती है, एथलीट फुट भी क्या है, एक बीमारी है जो कि किसके कारण होती है, कवक के कारण होने वाली बीमारी है। तो कवक के कारण भी संक्रमण हो सकता है, एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में वो कवक प्रवेश कर गया, या कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी प्लांट के अंदर है और उस प्लांट के अंदर ही मान लीजिए अगर वो वायरस है, उसको हमने इंजेक्ट कर लिया अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर अगर हमने उस कवक का भक्षण कर लिया तो वो कवक जो है हमारे शरीर के अंदर जाएगा और रोग उत्पन्न कर सकता है। कुछ प्रोटोजोवन रोग होते हैं जिनके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, अमीबियासिस। तो अमीबियासिस जो रोग होता है, अमीबियासिस रोग, तो अमीबियासिस रोग जो है ये किसके कारण होने वाला रोग है, ये अमीबियासिस रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। काला जार का नाम आपने सुना होगा, काला जार रोग होता है। काला जार रोग भी किसके कारण है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मलेरिया रोग है जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मलेरिया जो है, तो आप देखेंगे जो मलेरिया रोग है, मलेरिया के कारण, मलेरिया जो है ये भी क्या है, एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले यहां पे आप 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और ये सारे के सारे प्रोटोजोवन ऐसे होते हैं, या प्रोटोजोवन के कारण होने वाले रोग ऐसे होते हैं जो कि संक्रामक होते हैं, एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर संक्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने कई सारे संक्रामक रोगों के एग्जाम्पल देखा। तो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। कई सारे हमने संक्रामक रोगों के एग्जाम्पल देखा। संक्रामक रोगों में वायरस से होने वाले रोग भी हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा जीवाणु जनित रोग भी हैं, कई सारे जीवाणुओं से होने वाले रोग भी हैं जो कि संक्रामक होते हैं। इसी प्रकार कवक और प्रोटोजोआ भी हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संक्रमित कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गए हमारे संचारी या संक्रामक रोग। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, असंक्रामक रोग की, जिसको कि हम असंचारी रोग भी कहते हैं। तो यहां पे सिंपल सा थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। ये रोग जो है संक्रमित व्यक्ति से आप देखेंगे किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब यह एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा। अगर किसी एक व्यक्ति को कोई भी रोग है तो यह रोग उसी व्यक्ति तक सीमित रहेगा। यह रोग एक पीढ़ी से ना तो दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, ना ही आप देखेंगे किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के अंदर इनका संक्रमण होगा। तो ये रोग पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक सीमित रह सकते हैं और ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक बिल्कुल भी संचारित नहीं होते हैं। मतलब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के पास संक्रमित व्यक्ति से ये नहीं पहुंच सकते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है तो उसी तक ये रोग सीमित रहेगा। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि ये असंक्रामक रोग होते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न फैलने वाले रोग होते हैं। चलिए, असंक्रामक रोगों के भी कई सारे एग्जाम्पल है, यहां पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला रोग है अल्पता रोग। अल्पता, नाम ही अल्पता मतलब कमी। तो अगर शरीर के अंदर कोई पोषक तत्व है इसकी अगर कमी हो जाए, या कि हार्मोन्सों की अगर कमी हो जाए, तो इनकी कमी के कारण अगर जो रोग उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे असंक्रामक रोग। मतलब यह है कि अल्पता रोग के कारण भी, अल्पता रोग जो होता है एक प्रकार का ये असंक्रामक रोग होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, या कि उसके अंदर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स की कमी हो गई, तो क्या होगा, उस व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति के चलते किसी दूसरे व्यक्ति की हाइट भी नहीं बढ़ेगी। उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा है कि संक्रमित हो जाए दूसरा व्यक्ति भी, तो ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक सीमित रहेगा असंक्रामक रोग। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे असंक्रामक रोगों के एग्जाम्पल हैं। तो उसमें से सबसे पहला है अल्पता रोग। अल्पता रोग का मतलब क्या है, अल्पता का यहां पे संबंध है कमी। मतलब शरीर के अंदर अगर मान लीजिए पोषक तत्वों की कमी हो जाए, या इसके अलावा हार्मोन्सों की कमी हो जाए, यानी कि हार्मोनों की अगर कमी हो जाए, तो इसके चलते बहुत सारे असंक्रामक रोग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे मोरम्मस रोग है। क्या है यहां पे, ये चेंज कर लेना है आपको, यहां पे लिख लेना है मोरम्मस। तो जो मोरम्मस रोग है, मोरम्मस रोग जो होता है, तो मोरम्मस रोग में आप क्या देखेंगे, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा क्वासियोरकर, ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। पेलाग्रा रोग हो गया, इसके अलावा ये भी पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है। घेगा रोग आपको पता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है।
इसके अलावा जो मधुमेह होता है, आपको पता है अगर इंसुलिन हार्मोन्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसकी? अगर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से जो है क्या हो जाता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसको कि हम शुगर आप लोग भी कहते हैं। तो मधुमेह को ही हम डायबिटीज या शुगर भी कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है। बौनापन रोग देखेंगे आप, पोषक पदार्थों की कमी से भी बौना रोग हो सकता है। इसके अलावा आप सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स का नाम सुने होंगे। किसका नाम? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। तो ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स की अगर किसी व्यक्ति के अंदर कमी हो जाती है तो उसकी वृद्धि भी रुक जाती है और वह बौना हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे अल्पता रोग हैं, यानी बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं शरीर के अंदर जो कि पोषक तत्वों की कमी से और हार्मोन्सों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये सारे के सारे रोग क्या होते हैं? असंक्रामक होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को है पर्टिकुलर उसी व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा, उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर संक्रमित होने वाला ये रोग बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है देखिए क्षय कारक रोग। अब क्षय कारक रोग का मतलब है, क्षय का मतलब ही होता है नष्ट। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर देखेंगे कई सारे ऊतक होते हैं। अगर ऊतकों के अपकर्षित हो जाने के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब शरीर के अंदर अगर ऊतकों की संरचना में कुछ डिफॉल्ट आ जाए, ऊतकों की संरचना में अगर कुछ विकृति उत्पन्न हो जाए, उसके कारण जो रोग उत्पन्न होंगे उसे हम बोलेंगे क्षय कारक रोग। कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका हृदय रोग हो गया। क्या हो गया? हृदय रोग हो गया। यह भी ऊतकों में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। इसके अलावा जो मस्तिष्क में आघात होता है, यह भी आपका ऊतकों में ही डिफॉल्ट आ जाने के कारण या ऊतकों में ही विकृति उत्पन्न हो जाने के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा गठिया रोग जो होता है, आपने देखा होगा जगह जगह पे गठिया रोग हो जाता है, हाथ में हो जाता है गठिया रोग, यहाँ पे आप गले में भी देखे होंगे बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर हो जाता है। तो गठिया रोग में भी क्या हो जाता है, कोशिकाएं और जो ऊतक होती है ये अपकर्षित होने लग जाते हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा में ये अपकर्षित हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे रोगों को हम क्षय कारक रोग कहते हैं। और ये सभी के सभी रोग भी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे, उसके अलावा दूसरे व्यक्तियों पर इनका संक्रमण नहीं होगा। अर्थात ये सभी के सभी क्षय कारक रोग जो हैं ये भी सब असंक्रामक होते हैं। इसके अलावा एक है यहाँ पे प्रत्युर्जता। प्रत्युर्जता का मतलब सीधी सी बात, जैसे आप एलर्जी देखते हैं, बहुत सारे धूप धूल कण, बहुत लोगों को धूप से भी एलर्जी होती है। जैसे धूप में जाते हैं उनके शरीर में बहुत सारे फोड़े निकल आते हैं, बड़े बड़े, आप देखे होंगे। इसके अलावा धूल और धूप कण आप देखेंगे, धूल से ही बहुत सारे व्यक्तियों को एलर्जी होती है, उनके अंदर पिंपल्स निकल आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि जैसे धूप हो गया, धूल कण हो गए, ये सब एलर्जी के कारण बनते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे बाहरी पदार्थ होते हैं जो कि प्रत्युर्जक कहलाते हैं। और ये जब बाहरी पदार्थ क्या करते हैं, ये बाहरी पदार्थ की जब अति संवेदनशीलता हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो ये कई सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि जो अस्थमा रोग होता है, अस्थमा रोग हो गया, इसके अलावा जो ज्वर रोग हो गया। तो कुल मिलाकर के ये दोनों के दोनों प्रत्युर्जता रोग हैं। ऐसे कुछ बाह्य पदार्थ होते हैं जो कि अधिक संवेदनशील हो जाते हैं किसी व्यक्ति के अंदर होकर के इंजेक्ट, ऐसे रोगों को हम बोलते हैं प्रत्युर्जता रोग। तो प्रत्युर्जता रोग भी असंक्रामक होते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर अस्थमा है तो वह उसी तक सीमित रहेगा, उससे किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं कैंसर की। तो देखिए कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो कैंसर तो बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है। कैंसर की यदि हम बात करते हैं तो यह रोग जो होता है कोशिकाओं और ऊतकों में जब अनियंत्रित रूप से विभाजन हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लग जाती है तो ऐसी स्थिति में कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यह रोग जो है शरीर में ऊतक या कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण जो है उत्पन्न होता है। तो शरीर में कहीं पर भी अगर कोशिकाएं जो है आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रोथ करने लगेगी या ज्यादा मात्रा में डिवाइड होने लगेगी, यानी कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से अगर विभाजित होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। कैंसर की हम एक अलग से वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा कैंसर होता क्या है, पूरी की पूरी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं, उसका निदान कैसे कर सकते हैं, कैंसर रोग के कितने प्रकार होते हैं, इन सब की एक अलग से पर्टिकुलर हम वीडियो ही कैंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान याद रखना है, ये जो हमारा चैप्टर 7 है इसमें आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक दिन में हम 4 से 5 टॉपिक कवर करा दें। तो आपको वीडियो में एक टॉपिक के अंदर आपको 3 से 4 टॉपिक हम प्रोवाइड कराएंगे। तो एक ही वीडियो के अंदर हम 3-3, 4-4 टॉपिक को प्रोवाइड कराएंगे ताकि जल्दी से हमारा चैप्टर जो है खत्म हो सके। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट आप लोग जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।